चलो मालिक, करें चालू। आज अपन क्या करने वाले हैं सर, 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे खत्म। चलें सर, सबसे पहले कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज की क्या आ जाती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस। उन लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना ही कहलाता है परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। चलेगा? So in this chapter we are going to discuss about by whom contract को perform करेगा कौन, फिर liability of joint promisors क्या होता है, rights of joint promises क्या है, टाइम एंड प्लेस अगर फिक्स है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। इतनी सारी बातें इस पूरे यूनिट के अंदर होने वाली हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 ने क्या बोला कि सर जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हुई हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की, वो या तो पार्टी परफॉर्म करे या ऑफर टू परफॉर्म करे। मतलब मेरी जो लायबिलिटी है, मेरी जो लीगल ऑब्लिगेशन है, या तो मैं वो खुद परफॉर्म कर दूं या मैं प्रोमिसी को ऑप्शन दूं, चांस दूं कि आप आओ और अपना पार्ट परफॉर्म करो। तो क्या लिखा था सर, यहां पर दो ही बातें हैं सर, एक तो है आइदर परफॉर्म और दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म। बोलो चलेगा? सेक्शन नंबर 37 यही बोल रहा है। सर एक और चीज पड़ी थी कि अगर कल को प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा परफॉर्म। बट इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइड। इन दैट केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो चलेगा? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 38 क्या बोल रहा सर? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यहां पर हमने दो बातें पढ़ी कि परफॉर्मेंस एक होता है एक्चुअल, एक होता है अटेम्प्टेड। सर मैंने जो पार्ट परफॉर्म करना था वो पार्ट मैंने परफॉर्म कर दिया, मैंने मेरी लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी, वो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन सर मैं ऑफर को परफॉर्म करने गया और हुआ क्या, जो हमारा प्रोमिसी था उसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से कर दिया है मना, उसको बोलते हैं रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट दी परफॉर्मेंस। अब कल को अगर प्रोमिसी ने मना कर दिया है, प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो कल को नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिसर लायबल नहीं होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी राइट्स प्रोमिसर को मिल रहे थे वो राइट प्रोमिसर को मिल जाएंगे। बोलिए सर बात समझ में आती है? क्या लिखा है? यही लिखा है, where a promisor had made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promisor is not responsible for non performance and आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, nor does he thereby lose his right under the, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी उसको राइट्स मिल रहे हैं वो लूज नहीं करेगा। हाउएवर परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। परफॉर्मेंस प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर होना चाहिए। इफ योर टाइम एंड प्लेस इज स्पेसिफाइड देन उस प्लेस पर होना चाहिए, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस। और अगर कोई चीज डिलीवर करने की बात है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमने कुछ डिलीवरी देनी थी, कुछ गुड्स का डिलीवरी करनी थी, तो सर वहां पर हमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। किसको? प्रोमिसी को, कि सर वो देखे समझे और ये तय कर ले कि जो चीज मैंने मांगी थी प्रोमिसर वही चीज डिलीवर कर रहा है। अगर आपका परफॉर्मेंस ये सारी कंडीशन फुलफिल कर देता है, इसके बावजूद भी अगर आपका प्रोमिसी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है तो उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही उसके कोई राइट लूज होंगे। यह है सेक्शन नंबर 38। आई होप बिल्कुल क्लियरिटी है दिमाग में। लीजिए साहब सेक्शन नंबर 30। वहां पर रिफ्यूजल कैसा हो रहा था कि अभी आप परफॉर्म मत करो, बाद में कर देना। यहां पर रिफ्यूजल कैसा है, 100% टोटलिटी। पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म, पार्टी इज रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में दो ही ऑप्शन निकल कर आए थे कि अगर कभी कल को कोई प्रोमिसर या तो रिफ्यूज कर दे परफॉर्म करने से या खुद को डिसेबल कर दे परफॉर्म करने से, तो प्रोमिसी चाहे तो ऑन द स्पॉट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझ ले, टर्मिनेट कर दे, कैंसिल समझ ले, या चाहे तो वो
बाय द वर्ड, बाय द कंडक्ट, ये शो कर दे, रिप्रेजेंट कर दे कि अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखता है तो फ्यूचर में वो सेम रीजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। बोलो सर, यही बोला था सेक्शन नंबर 39 ने। आइए सर सेक्शन नंबर 40, 41, 42। सर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है? तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है खुद प्रोमिसर, मतलब पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर वो ना कर पाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ एजेंट बाद में कर ले, तो उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है तो हो जाएगा वॉइड। इन दैट केस योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। सर उसके अलावा कौन कर सकता है? एजेंट। एजेंट भी कर सकता है सर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, बिल्कुल कर सकता है। और अगर इनके अलावा कोई और है तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब स्ट्रेंजर टू परफॉर्मेंस इज अलाउड। लेकिन शर्त यह है कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस को प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसी सेम परफॉर्मेंस के लिए वो प्रोमिसर को वापस से इन्फोर्स नहीं कर सकता है। तो परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है? प्रोमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी। लो मालिक, क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। 42 क्या बोलता है? 42 बोलता है ज्वाइंट प्रोमिसर्स की बात। सर अगर वादा करने वाले एक से ज्यादा है, मतलब प्रोमिसर्स एक से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंगल प्रोमिसर की लायबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, वैसे ही ज्वाइंट प्रोमिसर की भी लायबिलिटी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। अरे हां, क्या लिखा है? when two or more person have made a joint promise then unless contrary intention appear by the contract all such persons must jointly fulfill the promise। सर अभी अकेला था तो अकेला परफॉर्म करे, अब क्योंकि एक से ज्यादा है तो सारे मिलकर करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ एनी वन ऑफ देम डाई, अगर ज्वाइंट प्रोमिसर में से कोई एक मर गया तो सर्वाइविंग प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर सारे मर गए तो सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलो सर, पक्का? कोई दिक्कत? ये था सेक्शन नंबर 42। सर सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या अंतर बताया था? कि सक्सेशन जनरली होता है लॉ के द्वारा, असाइनमेंट होता है बाय कैसे बोल सकते, खुद की इच्छा से। सर इन केस ऑफ सक्सेशन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट एज वेल एज लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी ऑलवेज जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स, टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको फादर की जो प्रॉपर्टी है वो 1000 करोड़ की मिली और फादर की लायबिलिटी 1100 करोड़ की है, तो मुझे कितना चुकाना पड़ेगा? 1000 करोड़, टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। So sir, in case of succession there is a transfer of assets as well as liability, but in case of assignment there is only transfer of benefit। वहां पर liabilities का ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है, बस इतना याद रखना है। बोलिए सर, समझ में आती बात? पक्का? लीजिए सर, अब क्या पढ़ रहे हैं? लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। एनालिसिस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। If two or more person have made a joint promise, ordinarily all of them during their lifetime must jointly fulfill the, ये हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 42 में पढ़कर आ गए कि जब भी ज्वाइंट प्रोमिसर रहेंगे उन सबकी लायबिलिटी है कि वो मिलकर उस प्रॉमिस को परफॉर्म करें। इफ डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई ज्वाइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो बचे हुए प्रोमिसर प्लस जिस कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। और अगर सारे ज्वाइंट प्रोमिसर की डेथ हो गई तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। बोलो, बात समझ में आई? अब यहां से थोड़ा समझिएगा सर, सेक्शन नंबर 43 क्या बोल रहा है? एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपील्ड टू परफॉर्म। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल 3 प्रोमिसन है ए बी सी, और ए बी सी ने मिलकर डी से कोई प्रॉमिस किया, तो क्या जो हमारा डी है, जो हमारा प्रॉमिस ही है, वो किसी एक को, ए को, बी को या सी को, किसी एक को क्या कंपील कर सकता है, क्या फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए? तो सेक्शन 43 बोलता है कि यस, वो कंपील कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे परफॉर्म करें, प्रॉमिस ही चाहे तो किसी एक को कंपील कर सकता है। अब क्योंकि डी ने बेटा से फॉर एग्जांपल ए को कंपील किया कि ए तुम परफॉर्म करो, तो ए के पास राइट है
कि वो बाकी हुए बचे हुए प्रोमिसर से क्या ले ले, कंट्रीब्यूशन ले ले। से फॉर एग्जांपल ए बी सी ने डी से 5 लाख रुपए लिए, ए बी सी ने डी से 5 लाख रुपए लिए। अब डी बेटा बोल रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो जरूरी नहीं है कि वो तीनों से मांगे, उसने किसको बोल दिया, ए को। तो ए इज लायबल टू पे ₹5 लाख टू डी, बट ए अपना हिस्सा खुद दे देगा, बाकी बी और सी से उसका कंट्रीब्यूशन ले सकता है, उसके पास ये अधिकार है। तो क्या कंपील किया जा सकता है, आंसर इज यस, कंपील किया जा सकता है। जैसे ही उसको कंपील करेगा तो क्या होगा, वो बेटा कंपील करेगा कंट्रीब्यूशन बचे हुए प्रोमिसर से, ये उसके पास राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर डिफॉल्ट हो जाता है कंट्रीब्यूशन में, तो मान लो ए बी सी में से सी ने डिफॉल्ट कर दिया, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सर सी का जो शेयर होगा वो इक्वली कौन लॉस बियर करेगा, ए और बी। ये हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम चल रहा है। चलिए सर, आप चाहें तो एक बार ये एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं आराम से। चलें सर, सेक्शन नंबर 44 क्या बोल रहा है। अच्छा, कल को ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा जो डी है ए बी सी में से किसी एक को क्या कर दे, रिलीज कर दे। डी ये बोल दे सी से कि हे सी, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। सो डिस्चार्ज हो गया है सर, रिलीज हो गया है एक ज्वाइंट प्रोमिसर, किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा। हाँ सर, रिलीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलीज होगा वो प्रोमिसी के द्वारा। प्रोमिसर तो अभी भी उससे उसका कंट्रीब्यूशन क्लेम करेंगे ही। एक बार सेक्शन 44 पढ़ लो सर। द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स डील विद सेक्शन 44 where two or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promisers by the promisee। क्या लिखा है, डिस्चार्ज कौन कर रहा है, रिलीज कौन कर रहा है, प्रोमिसी रिलीज कर रहा है। does not discharge the other joint promisor or joint promisor neither does it free from joint promisor, so released from the responsibility to। एक के रिलीज होने से बाकी के ज्वाइंट प्रोमिसर रिलीज नहीं होंगे, और जिसको रिलीज किया है वो इन दी आईज ऑफ प्रोमिसी रिलीज हो जाएगा, लेकिन प्रोमिसर की आंखों में तो वो आज भी लायबल है और वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। ये सेक्शन नंबर 44। बोलो सर, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 17 बांच लो। सर क्या हुआ, ए बी सी ने कितने रुपए लिए, 9 लाख, किससे, डी से। डी ने किसको रिलीज किया, क्या ए को रिलीज करने से बी और सी भी रिलीज हो गए, नहीं, पहला तो ये सीखा हमने, बी और सी कभी रिलीज नहीं होंगे। डी रिमेन लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट। सर बी और सी लायबल है, अब कितना, 9 लाख रुपए देने हैं, किसको, डी को, क्योंकि ए को तो उसने रिलीज कर दिया है। एंड दो ए इज नॉट लायबल टू पे, अब ए लायबल नहीं है डी को पैसा देने के लिए, लेकिन ये लायबल है बी और सी को पैसा देने के लिए। अरे बात समझ में आ रही, बट रिमेन्स लायबल टू पे टू बी एंड सी, ही इज लायबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू अदर। अरे बोलो, बात समझ में आ रही क्या। अरे कल को प्रोमिसी किसी एक को रिलीज कर दे तो उसकी वजह से सारे रिलीज नहीं होंगे, रूल नंबर 1। और दूसरा, जिसको रिलीज किया है वो प्रोमिसी के लिए तो रिलीज हो गया, प्रोमिसर्स के लिए रिलीज नहीं होगा, इतनी सी तो बात है। अरे बोलो, पक्का। लीजिए सर, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन 46 टू 50 पर। बोलो क्या दिक्कत आ रही, हाँ खोल लो। बोले सर यहां तक क्या क्लियरिटी दिमाग में, पक्का, कोई टेंशन, क्या आगे चला जाए। अब बात करते हैं सर टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। अब आराम से पढ़िएगा और समझकर चलिएगा, मैं एक एक पॉइंट उठा रहा हूं और एक एक पॉइंट समझा देता हूं। सबसे पहले ले रहा हूं सर 46, इस लाइन को समझे, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। एप्लीकेशन इज टू बी मेड और एप्लीकेशन इज नॉट टू बी मेड, इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए। प्रोमिसी बोलेगा कि हां अब आ जाओ परफॉर्म कर दो। जब प्रोमिसी लायबल हो कि वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करे तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू बी मेड। से फॉर एग्जांपल आप सारे लोग क्लास में आ गए, मैंने बोला जब सारे क्लास में आ जाएं तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा पढ़ाने, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन टू बी मेड।
जब सारे आ जाएंगे, आपने देख लिया हाँ हाँ सब बच्चे आ गए, फिर आप जाओगे एक जन ऑफिस में, सर सब आ गए, आ जाओ पढ़ाने के लिए। आपने परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया, इसको 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 बोलते हैं एप्लीकेशन टू बी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर अप्लाई करने की जरूरत, आप तो एज अ प्रोमिसर अपना पार्ट परफॉर्म कर देना, जब ड्यू हो जाए परफॉर्मेंस उसमें एप्लीकेशन करने की जरूरत। तो यहां पर क्या लिखा है, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, मतलब प्रोमिस इज नॉट लायबल टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। वो लायबल नहीं है सर परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, और टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इन दैट केस क्या करना है सर, उन्होंने लिखा प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। अच्छा, क्या प्रोमिसी को अप्लाई करना था परफॉर्मेंस के लिए? नहीं। तो क्या प्रोमिसर वेट करेगा? क्या प्रोमिसर ये बोलकर बच सकता है कि यार तुमने बोला ही नहीं परफॉर्मेंस के लिए? सर आंसर इज नो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का था जहां पर प्रोमिसी को अप्लाई नहीं करना था। जब अप्लाई नहीं करना था तो प्रोमिसर की ड्यूटी है कि जैसी परफॉर्मेंस ड्यू हुआ वो अपना पार्ट परफॉर्म कर दे। अरे बोलो। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रीजनेबल टाइम। सेक्शन नंबर 46 यही बोलता है। अरे बोलो, पक्का कि मुझे ही समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? दूसरा क्या लिखा है देखो, अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा। सेक्शन 47 क्या बोल रहा है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। ऊपर एप्लीकेशन था क्या? नहीं। नीचे भी एप्लीकेशन है क्या? नहीं। ऊपर टाइम था क्या? नहीं। नीचे टाइम है क्या? हाँ। अरे बोलो सर क्या लिखा है, when a promise is to be performed on certain day and promiser has undertaken to perform without application by promise, the promiser may perform it any time during the usual hours of। बोलिए सर, बोलिए सर। सर पहले में भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, दूसरे में भी नहीं है, लेकिन पहले में टाइम फिक्स नहीं था, इसमें कुछ तो स्पेसिफाई उन्होंने कर रखा है। अगर स्पेसिफाई है टाइम तो आपको क्या करना है, बिजनेस आवर्स के अंदर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बिजनेस आवर्स बेटा बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं। हमारे इंदौर का जो सराफा मार्केट है उसका बिजनेस आवर्स रात 10 बजे के बाद है। गेटिंग दी कॉन्सेप्ट? तो उनका बिजनेस आवर्स वही होगा। से फॉर एग्जांपल मुझे सैंडविच की दुकान पर ब्रेड डिलीवर करना है, तो मैं सुबह जाऊंगा तो बेटा वहां तो गोल्ड वाले लोग बैठे होंगे, उनको का सैंडविच दूंगा, ब्रेड दूंगा सॉरी। उनका बिजनेस आवर से रात को 10 बजे के, तो मुझे परफॉर्म कब करना है? 10 बजे के बाद। क्या बात समझ में आ रही? यही लिखा है सर सेक्शन नंबर 47 में। बोलिए सर। अरे बोलो। ये था सेक्शन नंबर 47। आगे बढ़ते हैं, लीजिए सेक्शन नंबर 48 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड। सब कुछ प्रॉपर है सर, हम अप्लाई भी करेंगे, प्रॉपर टाइम पर करेंगे, प्रॉपर, मतलब अब लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई? प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसर खड़ा है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो जब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक प्रोमिसी परफॉर्म करने के लिए अप्लाई ना करे। क्या लिखा है, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of promisee to apply for। अरे हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसमें हमने ये तय किया था कि जब भी तुम्हें परफॉर्म करवाना हो तो हे प्रोमिसी मुझे बता देना। तो प्रोमिसर बेटा तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि प्रोमिसी परफॉर्म करने के लिए ना बोल दे। यही लिखा है देखो सर, अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी गई है? प्रोमिसी के ऊपर के हे प्रोमिसी जब भी तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए हो, जिस भी टाइम पर चाहिए हो, जिस भी प्लेस पर चाहिए हो, हमें बता देना, हम परफॉर्म कर देंगे। लेकिन जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम परफॉर्म, लेकिन टाइम कुछ भी मत बता देना, वो भी यूजुअल आवर्स होने चाहिए। अरे हाँ बोलो। सेक्शन 48 साफ खत्म हो गया, सेक्शन 48 खत्म हो गया। पहले सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो उसमें कुछ भी नहीं था, दूसरे में टाइम आ गया, तीसरे में सब कुछ आ गया। चौथा क्या बोल रहा है 49, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर दी। सर क्या अप्लाई करना है? नहीं करना है। क्या प्लेस फिक्स्ड है? नहीं है। तो सर कौन सी प्लेस? रीजनेबल प्लेस।
जब दुनिया में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो रीजनेबल प्लेस, रीजनेबल टाइम। क्या लिखा है? When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, it is the duty of promisor to apply it to the promisee to appoint a reasonable place for performance of the promise and to perform at such. When place is not fixed, when place is not specified, and there is no application to be made for performance, it is the duty of promisor. प्रोमिसर प्रोमिसी को फोन लगाए और बोले कि बताओ भैया कौन सी जगह पर परफॉर्म करना है, और वो जगह रीजनेबल होनी चाहिए। तो अब ड्यूटी किसकी हो गई? प्रोमिसर की हो गई। अरे बोलो, ये है सेक्शन नंबर 40। लीजिए सर, सेक्शन नंबर परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। अगर कल को प्रोमिसी ने बेटा तरीका, मैनर बता दिया है परफॉर्मेंस का, टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से और उसी टाइम पर परफॉर्म होना चाहिए। अरे बोलिए, पक्का? 100%? हाँ, सॉरी, नहीं अभी नीचे आएगी ना कहानी, इसलिए मस्ट नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि तुमने जो टाइम बोला था मैंने परफॉर्म नहीं करा, मैं उस टाइम पर परफॉर्म करने में फेल हो गया, और तुम बड़े दयालु आदमी हो, तुमने बोला चलो कोई बात नहीं, तो मस्ट में तो आग लग जाएगी। हाँ, इसलिए आग लगानी नहीं है, इसलिए मैं लिखा है। बोलिए सर, बात समझ में आई? ये था सेक्शन नंबर 50। अब देखो इंटरेस्टिंग बातें। चलो सर, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर जो प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रोमिसर का पार्ट है, उसके अगेंस्ट में कौन है? प्रोमिसी का पार्ट। प्रोमिसी का जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो मेरे लिए क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। आइए सर, सबसे पहले क्या लिखा है? प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू। अरे मैं सर, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, मैं क्या पढ़ाने के लिए लायबल हूं, क्या बाउंड हूं, अगर तुम मना कर दो कि हम फीस नहीं देंगे? आंसर इज नो। सर अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रोमिसर फिर अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है, यही लिखा है सर। अरे बोलो, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रोमिसर बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू। अरे जिस दिन तुम रेडी हो जाओ, तुम विलिंगनेस रखोगे, हाँ सर हम आपको फीस देंगे, तो मैं बाउंड टू परफॉर्म करने के लिए। तुम बोलो हाथ खड़े कर दो, हम तो फीस देंगे ही नहीं, आपको पढ़ाना तो पढ़ाओ, नहीं तो रहने दो, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा फिर। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना? यही लिखा है सर सेक्शन 51 के अंदर। लीजिए इसके अंदर देखो एनालिसिस में क्या लिखा है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस, एक हाथ दो एक हाथ लो, है जूते लो पैसे दो। तो अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना चाहिए। अगर आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, जब हम कोई चीज कैश में परचेज करते हैं तो सर साइमल्टेनियसली है, वो आपको सामान देगा, मैं उसको कैश दूंगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो सर परफॉर्मेंस भी वैसा होना चाहिए। अगर हमने ऑर्डर फिक्स कर रखा है, तो ऑर्डर बोले तो सीक्वेंस, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में परफॉर्म होना चाहिए। हमने ये बोला था पहले आप डिलीवरी दोगे तब मैं पैसा दूंगा, तो पहले डिलीवरी होनी चाहिए फिर उसके बाद पैसा देंगे, इसमें ऑर्डर आपने फिक्स कर रखा है, तो वैसे होगा सर। लो साहब, सेक्शन 53 क्या बोल रहा है? लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। एक बार इसको पढ़ लेते हैं सर। एक काम करो, एग्जांपल नंबर 23 पढ़ो। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका पार्ट परफॉर्म करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वाइडेबल। और कल को अगर उसको वाइड कर दिया जाए तो वो प्रिवेंट करने से जो भी नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, वो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। बस यही लिखा सेक्शन 53 के अंदर। अरे बोलो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, शादी के लिए मैंने ना टेंट वाले को बुलाया, मैंने कहा इस एरिया में ना टेंट लगाना है, वो टेंट लेके आ गया, मैंने वो जगह खाली करके नहीं दी जहां लगाना है, तो क्या बेचारा लगा पाएगा? लेकिन उसने मेरे यहां लगा नहीं पाया और मेरी वजह से उसने दूसरा ऑर्डर नहीं लिया था, उसका वो नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यही लिखा सेक्शन 53 के अंदर। हाँ, ब्याह की बातें ही चलेंगी बेटा, अभी तो माहौल ही वही चल रहा ना। चलो सर,
सेक्शन 54 क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ। सर ऐसा भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें मेरा परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये बोला कि सर डेमो वगैरह कुछ नहीं है, पहले फीस जमा करो उसके बाद क्लास चलेगी, मतलब मेरा परफॉर्मेंस किसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड है? अरे क्या बात समझ में आ रही? वही लिखा है सर यहां पर, पढ़ो एक बार। एक काम करो, एग्जांपल नंबर 25 पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए क्या बात समझ में आई? सर इसमें सोचो, ए जब तक अपना कार्गो नहीं देगा बी लेके क्या जाएगा, तो बी का परफॉर्मेंस डिपेंड किस पर करता है? ए के परफॉर्मेंस पर। होगा क्या इसमें, एक बार वो पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन। मतलब सर दूसरा का परफॉर्मेंस तब नहीं होगा, चल रहा है बेटा वो बराबर, टेंशन मत लो, ठीक है सर। दूसरे के लिए दूसरे को आप तब तक बेटा फोर्स नहीं कर सकते परफॉर्म करने पर जब तक कि पहला पार्ट परफॉर्म। क्या आप मुझे पढ़ाने के लिए फोर्स कर सकते हो जब तक कि आप फीस जमा ना करो? क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है सर। तो होगा क्या? एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिस लास्ट मेंशन्ड फेल्स टू परफॉर्म इट। एंड पहले वाला आदमी परफॉर्म करने में फेल हो गया है, मतलब तुम फीस देने में फेल हो गए। सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल। तो क्या तुम मेरे से फोर्स कर सकते हो कि सर पढ़ाओ? आंसर इज नो। एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू दी। और हमें इस वजह से जो नुकसान हुआ है कि मैंने तुम्हारी क्लास सोचकर टाइम अलाउ कर दिया था, स्लॉट फिक्स कर दिया था, फिर तुम आए नहीं, मेरी उस वजह से दूसरी क्लास नहीं लग पाई, वो मेरा नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई भी तुमको करनी। बोलिए बोलिए। अरे यहां पर देखो ना, ए के कार्गो के लिए शिप में जगह कर ली थी उसने, ए ने कार्गो दिया नहीं, तो बी की तो उतनी जगह वेकेंट गई, उतना वो फ्रेट कमा लेता, तुम्हारी वजह से नहीं कमा पाया, वो ए से क्या करेगा? कंपनसेशन क्लेम करेगा। हो आगे बढ़े सर। सेक्शन 55 क्या बोल रहा? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो टाइम पर परफॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि टाइम क्या है उसके लिए? एसेंशियल है। अब होगा क्या देखें। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। ये ध्यान रखना, एट और बिफोर दी, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो आप, जिसमें टाइम बहुत एसेंशियल है, या तो आप एग्जैक्ट उस टाइम पर परफॉर्म करना या उसके पहले कर देना, चलेगा। लेकिन ना तो आपने उस समय पर किया ना उसके पहले किया, आप उसको प्रॉपर टाइम पर परफॉर्म करना भूल गए, फेल हो गए, तो क्या होगा? एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बिकम voidable एट द ऑप्शन ऑफ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, शादी के शूट सिलवाया मैंने, और मैंने बोला साहब 6 बजे निकलेगी, तुम 6 बजे या उसके पहले सूट की डिलीवरी कर देना। लेकिन मुझे उस आदमी पर भरोसा था कि ये धोखा कर सकता है, मैंने एक और एक्स्ट्रा सूट सिलवा रखा था। वो 6 बजे नहीं आया, मैंने जो दूसरा सूट था वो पहना, घोड़ी पर चढ़ गया। वो 8 बजे आया, मेरी घोड़ी के आगे सूट लेकर नाच रहा है और मुझे बता रहा है ये सूट आपका, ये सूट आपका। अब क्योंकि मैं शादी की खुशी में खुश था, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू लेट आया, ये मैं बाद में दूसरी शादी में पहन लूंगा। दूसरी मतलब दूसरे की में। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट? वॉइडेबल हो गया है, मैं चाहूं तो उसको एक्सेप्ट करूं और चाहूं तो एक्सेप्ट। क्या लिखा है सर? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट टाइम शुड बी एसेंस ऑफ द। इसमें ध्यान ये रखना, ये तब होगा जब टाइम एसेंस था। अरे मेरी बात समझ रहे? टाइम इज एसेंशियल, मेरे केस में टाइम एसेंशियल है साहब, मुझे 6 बजे तक डिलीवरी चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर वो टाइम पर परफॉर्म ना करे तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो उसको एक्सेप्ट करूं और चाहूं तो एक्सेप्ट। बोलिए सर क्या दिक्कत, परेशानी? अब दूसरा, यहां पर टाइम एसेंशियल था, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, फिर क्या होगा?
if it was not the intention of the party that time should be essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing. मैंने सर उसको टाइम नहीं बताया था, मैंने बोला था देखो यार इतनी तारीख को है शादी, अपने हिसाब से दे जाना है, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब तक तुम सूट लाओगे नहीं दूल्हा तैयार होगा नहीं, तो भैया तुम पे ही है सब कुछ, तो है देख लेना ध्यान से है? ऐसा टाइम का कुछ नहीं है, बोलो टाइम एसेंस नहीं है. So such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to. अब जो मेरी घरवाली नाराज हुई कि तुम लेट आए हो, है मेरा मेकअप खराब हो गया है, तो उसके लिए भाई सब कंपनसेशन तो बनेगा, है? समझ में आ रही बात? पक्का? अरे बोलो, ये था टाइम एसेंस वाला, ये था टाइम इज नॉट एसेंस. नीचे क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड. मतलब वो सूट कितने बजे चाहिए था? 6 बजे, मैंने ले कितने लिया? उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर जो टाइम स्पेसिफाई है उसके अलावा आप किसी अदर टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लो, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लो, उसका क्या इफेक्ट होगा? वो यहां पर लिखा है, बोलो जल्दी पढ़ो. इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स, ये वाला वाइडेबल तो यही होता है. Failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accept performance of such promise at any time other than agreed, promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his. क्या बोला सर? टाइम एसेंस था, आप टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पाए, आप टाइम के बाद आए, मैंने आपका जो लेट परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो लेट की वजह से नुकसान हुआ है वो मैं कंपनसेट नहीं करवा सकता हूं अनलेस मैं लेट एक्सेप्ट करते समय तुम्हें बोल दूं कि देखो 2 घंटे लेट तो हो गए हो, नुकसान हुआ है, अगर तुम नुकसान की भरपाई करोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगा. बोलिए पक्का? अरे बोलो रे, क्या आगे चला जाए? जहां टाइम एसेंशियल नहीं है बेटा वहां कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता टाइम के बेसिस पर. लो साहब, अगला क्या लिखा है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. इसका आप एनालिसिस देखिए, एनालिसिस होगा, हाँ ये है, इसके एनालिसिस पर आ जाएं डायरेक्ट. चलें सर. इम्पॉसिबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप. एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सुपरवेनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. आइए सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है? When the parties agreed upon doing something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void ab initio होता है. ऑल्दो अगर कोई काम करना शुरू से ही पता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, सर इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट. ये सर क्या है? void है. Impossibility in itself means impossible in nature of things. The fact of impossibility may be and may not be known to the. अच्छा, ये जरूरी है क्या impossibility पता ही हो? आंसर इज नो. impossibility पता हो भी सकती है और पता नहीं भी हो सकती है. देखिए, अगर पता होगा तो क्या? If known to the parties, it would be observed that agreement constitute quite unknown to the parties may be impossible of being performed and hence. अगर सर पार्टीज को पता है कि ये काम करना जो वादा किया जा रहा है, वादा करना पॉसिबल, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. अगर पार्टीज को पता ना हो तो भी क्या होता है सर? और रहेगा तो वॉइड. अरे हाँ. अगला क्या लिखा है? अगर प्रोमिसर को ओनली पता है कि मैं जो वादा कर रहा हूं ना, मतलब मैं किसी से वादा कर रहा हूं कि मैं तेरा ही हूं, मैं तेरे से ही शादी करूंगा, और मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी है, मतलब प्रोमिसर को पता है कि मैं जो वादा कर रहा हूं ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना. अरे हाँ, क्या होगा सर? When at the time of entering into the contract, promisor alone knows about the impossibility of performance, or even if he does not know, though he should have known to its a reasonable diligence, the promisee is entitled to claim. बनता है ना सर? कल को जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारा ऑलरेडी ब्याह हो रखा है तो फिर जो इमोशनल डैमेज हुआ है, खैर उसकी कीमत तो कुछ नहीं हो सकती, फिर भी कीमत अपन निकालेंगे. तो पहला अननोन टू दी पार्टीज है या नॉन टू दी पार्टीज है, वॉइड हो जाएगा. अगर केवल प्रोमिसर को पता है तो फिर प्रोमिसी कंपनसेशन क्लेम करेगा. बोलिए सर,
ये है सर सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तब तो पॉसिबल था परफॉर्म करना, लेकिन जब उसका परफॉर्मेंस का टाइम आया तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या हो गया है। अरे मैंने एक घर का क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसको, पूरा पुताई पेंटिंग करनी है। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब तो सब बढ़िया था, लेकिन मैंने बोला आज नहीं करनी बेटा, 1 महीने बाद आना तुम। उसने बोला ठीक है। 1 महीने बाद जब वो ब्रश ब्रश लेके आया, घर ही नहीं था बेटा, तेज बारिश की वजह से घर घर रहा नहीं, प्लॉट निकल गया। अरे क्या बात समझ में आ रही? क्या अब परफॉर्म करना पॉसिबल है? क्या इम्पॉसिबिलिटी पहले आई कि बाद में आई? इसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट या सुपरवेनिंग। क्या होगा सर, पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड एंड पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ दी। लो एग्जांपल नंबर 31 पढ़ो। देखो इसमें भी शादी का एग्जांपल दिया है। ये बेचारा खुशी में ही पागल हो गया है। क्यों ए के बाद ऐसा तो नहीं लिखना चाह रहे थे, ASHISH, ऐसा तो नहीं लिखना चाह रहे थे, इन्हें ए में हिंट कर दिया हो। लीजिए सर, लो सर जल्दी जल्दी आओ। ले सर आइए 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 आइए, चलो जल्दी आओ, एनर्जी बढ़िया है बेटा, मेंटेन रखो। Reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are example number 32। जहां आपका पढ़ने से काम हो जाएगा वहां आप पढ़ते चलो। जितना पार्ट बेटा लीगल है वो वैलिड कहलाएगा, जितना पार्ट इलीगल है वो क्या, वॉइड होगा। बहुत सिंपल बात है। चलें, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, इसका भी एग्जांपल नंबर 33 पढ़ो। इसमें ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस क्या है, या तो मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा, राइस दूंगा या ओपीमियम दूंगा, ड्रग्स, गांजा। तो अगर राइस देगा तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर उसने ऑल्टरनेट परफॉर्म किया तो फिर तो वाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? अरे बोलो। लो सर आ जाइए आगे। आगे बढ़िए सर। एप्रोप्रिएशन ऑफ, अच्छा आप अगर ऐसा कर रहे हो कि मान लो मेरा और आपका बहुत अच्छा डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन है, मैंने आपको बहुत सारी डेट दे रखी हैं, नंबर ऑफ डेट है, मैंने बहुत सारी उधारी दे रखी तुम्हें, तुम पैसे भी बेटा पार्ट पार्ट में दे रहे हो। तो अब जब आपने पैसा दिया, से फॉर एग्जांपल अपन यहाँ एक एग्जांपल बनाते हैं, ए ने बी को देखो पहले मान लो 10,000 दिए, 20 दिए, 15 दिए, 7 दिए, 9 दिए, 11, इतनी सारी क्रेडिट दे रखी है। बी क्या करता है बेटा, बी अपने हिसाब से जब उसके पास पैसा रहता है वो दे, मान लो उसने पहले दे दिया 15। अब प्रॉब्लम है 15 कहां एडजस्ट करे जाए, कौन सी डेट के साथ 15 को एडजस्ट करूं? क्या ऐसा कर लूं कि 10 इसके खत्म कर दूं, 5 इसमें से खत्म कर दूं, या ऐसा करूं सर एक काम करो 15 के 15 ये खत्म कर दो। ये पेमेंट कहां पर एप्रोप्रिएट किया जाए, ये बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आइए सर पढ़ते हैं। Sometimes a debtor owns several debt to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge। सर बहुत सारी डेट हैं और आप जितना रीपे कर रहे हो वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारी डेट को खत्म कर दे। तो अब आपने थोड़ा सा पेमेंट दिया है, आपने तो अभी 15,000 ही दिया था ना, जब कितनी सारी डेट थी, तो 15,000 को एडजस्ट कहां करूं, ये प्रॉब्लम है। इन सच केसेस द पेमेंट इज एप्रोप्रिएटेड मतलब एडजस्टेड। वहां पर क्वेश्चन आता है एप्रोप्रिएशन का। अरे बोलो कैसे होगा सर? सबसे पहला केस क्या लिखा है,
सर जब मुझे बी ने 15,000 रुपए दिए तो हो सकता है बी इंडिकेट कर दे कि सर ये जो मैं 15,000 दे रहा हूं ना ये उस वाली डेट के हैं, तो मैं उससे एडजस्ट कर दूंगा। अगर वो मुझे स्पेसिफाई कर दे, इंडिकेट कर दे कि सर ये 15,000 वो जो एक और 15,000 वाली डेट है ना, आप डायरेक्टली वहां से एडजस्ट कर लेना, मैं कर दूंगा। क्या लिखा है देखो, अगर इंडिकेट कर रखा है तो जैसा उसने इंडिकेट किया है उसी तरीके से उसको अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, नॉट इंडिकेटेड, बोलो। अगर इंडिकेट नहीं किया कि उसने 15,000 दे दी, उसने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हें इसको जैसे एडजस्ट करना कर लेना, क्या होगा? इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर में अप्लाई इट एन ऑन। अब क्रेडिटर क्या करेगा? अपने डिस्क्रिशन से जिस डेट को वो एडजस्ट करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन ऐसी किसी डेट को एडजस्ट नहीं कर सकता जो डिस्प्यूटेड है। जिस डेट को लेकर हमारा तुम्हारा झगड़ा है, मैं बोल रहा हूं पैसे चाहिए, तुम बोल रहे नहीं नहीं सर ये तो मैंने दे दिए थे, मतलब ये डिस्प्यूटेड डेट है। डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बाकी किसी भी डेट के अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बोलो चलेगा? नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा? सर यहां पर कितनी सारी डेट थी, अभी आपने, मैंने एग्जांपल बनाया था, आपने दिए हैं केवल, मैंने पता है क्या बोला कि यहां पर डेबिट साइड लिखा रहने दो, ये जितने पैसे देगा मैं अभी तो ऐसे लिखता जाता हूं, इसको अभी कहीं भी एडजस्ट नहीं करता हूं। देखो क्या लिखा, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएटेड, वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मतलब समझो, मुझे आपसे पैसा कितना चाहिए था? 15, 10, 20, 7, 9, या इतने सारे पैसे चाहिए। आपने जमा किए पहले 15, तो मैंने 15 जमा में लिख दिए, फिर किए 7, मैंने 7 जमा में लिख दिए, फिर आपने दिए 20 में, मैंने जमा जमा एक साइड लिख लिया, लेना लेना एक साइड लिख लिया। ये थर्ड केस है। फिर जब पूरा आपके पास आ जाएगा तो मैं ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से क्या करूंगा? इसको एडजस्ट करूंगा। जो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला केस ये है जब उसने बोला कि 15,000, उसने बताया इसको इस 15 से एडजस्ट करना है, मैं इसी से करूंगा, ये पहला केस है। दूसरा केस उसने नहीं बताया तो मेरा डिस्क्रिशन है, मुझे 10 इससे एडजस्ट करना है, 5 इससे करना है, कर सकता हूं। तीसरे में दोनों ने ही अप्रोप्रिएट नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो गया खत्म। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट? आगे बढ़ते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी विद द कंसेंट ऑफ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट दे देंगी कि साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड ऑल्ट्रेशन। सर समझिएगा, अंतर बड़ा जरूरी है इनमें करना, डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है सर। ले सर, सबसे पहले अपन ले रहे हैं सर इफेक्ट ऑफ नोवेशन। क्या लिखा है इसको आराम से पढ़ेंगे सर। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी, बात खत्म। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, तो क्या पुराने को परफॉर्म करना है? सर पुराने की जगह पे ही तो नया आया। अरे हां, क्या लिखा है? इफ दे डू सो इट विल बी सीज्ड केस ऑफ नोवेशन। ऑन नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट टू बी। सिंपल कहानी, आप लिख दो ओल्ड की जगह न्यू, तो अब ओल्ड को परफॉर्म करने की जरूरत। बोलिए सर बात समझ में आई? बोलिए सर बात समझ में आई? हाँ, A owns B rupees 1 lakh. A, B, C agree that C will pay B and he will accept rupees 1 lakh from C in lieu of some due from A. ठीक है, A's liability shall come to an end and the old contract become between A and B will be substituted by the new. हाँ, अब बोले, अब नहीं दे रहा वो, नहीं, वो केस फाइल करेगा C पर। ओल्ड तो बात ही खत्म हो गई, रात गई बात गई। अरे बोलो सर, अगर ए को वो वापस से केस कर पाता तो मतलब ये हुआ कि ये तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जबकि वो तो रहा नहीं।
तो फिर नीड नॉट टू बी परफॉर्म वाली बात ही खत्म हो जाएगी। अरे हाँ ना, आपका डाउट बहुत अच्छा है, डाउट उन्होंने बहुत अच्छा रेस किया, बट हम यही तो पढ़ रहे हैं कि सर हमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो परफॉर्म करने की जरूरत ही। अच्छा, जब ए ने बी को मिलवाया सी से, तो बी ने भी तो एग्री किया ना, कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज। ए भैया आप फ्री हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आइए सर, ये था इफेक्ट ऑफ नोवेशन। आइए सेकंड पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रिसेशन, मतलब रिजाइन कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। When the parties to the contract agree to resign it, the contract need, अच्छा दोनों पार्टीज क्या करें, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लें, कॉन्ट्रैक्ट को कर देते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोपट लाल वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर परफॉर्म करने की जरूरत। बोथ पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम दी परफॉर्मेंस। बोलो तीसरा क्या लिखा है? अरे हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तो पुराना ही है। अगर पुराने की जगह नया ले आए तो नोवेशन, पुराना कैंसिल करते हैं तो रिसेशन। अच्छा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो अल्टरेशन। अरे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सर केवल हमें आपसे 12वीं पढ़नी है, फिर 2-4 दिन बाद आपका मूड बदल गया, आपने कहा सर नहीं 12th प्लस, हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज। बाकी चीजें 12th वाली हैं, उसमें थोड़ा सा हमने जीरा राई और डाल दिया। अरे हाँ, अल्टरेशन के केस में अब जो अल्टर्ड है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, पुराना वाला परफॉर्म करने की जरूरत, यही बोल रहे सर। देखिए यहां से लिखा है, आप इसको पढ़ लें। The terms of contract may be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the, अल्टीमेटली हमने सब्सटीट्यूट ही तो कर दिया है, लेकिन वहां पर सब्सटीट्यूट किया था डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। यहां पर सब्सटीट्यूट कैसे किया, बाय चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। देखो उन्होंने खुद लिखा है कि अगर नोवेशन में और अल्टरेशन में डिफरेंस करोगे तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। बोलिए सर, बात समझ में आती है क्या? यहां पर देखो लिखा भी है, पढ़ो एक बार जल्दी, डिफरेंस क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पढ़िए। नोवेशन के केस में पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकती हैं, जबकि अल्टरेशन के केस में पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होती हैं। अरे नोवेशन में मतलब नई घरवाली आ जाएगी, पुरानी में घरवाली वही रहेगी बेटा, बस रहने का तरीका बदलेगा, घर बदलेगा हो सकता है। नोवेशन के केस में ऑल टुगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जबकि अल्टरेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट तो पुराना ही रहेगा, बस उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएंगी। लो साहब, अगला क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस। अच्छा, प्रोमिसी धर्मात्मा आदमी निकले, वो सामने से बोल दे कि हे प्रोमिसर तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन है उससे मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या लिखा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी कहीं। तो जब भी कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, और कल को पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसको वैलिड करे चाहे तो इसको वाइड करे, कल को उसने वाइडेबल को क्या कर दिया है, वाइड, और जब तक वाइड करा तब तक उसको कुछ तो बेनिफिट वहां पर मिल चुके थे, तो ये लायबिलिटी है उसकी कि वो जो बेनिफिट उसने लिए थे वो उसको रिस्टोर करे। अरे आपने महीने भर हमसे पढ़ा, फिर आपने बोला नहीं कैंसिल, मान लो मैंने आपकी कंसेंट फ्रॉड से ली थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल, वाइडेबल को आपने क्या कर दिया, वाइड, मैंने बोला 1 महीने की तो बेनिफिट जो आपको मिला उसका तो आपको रिस्टोर करना, ऐसा बात समझ लो आप। लीजिए सर, obligation of person who have received advantages under void agreement or contract that become, या तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो void हो चुका है या void पहले सा था और उसके अंदर आपको कोई एडवांटेजेस मिल रखे थे, तो उसका क्या होगा, अगेन वही क्या करना पड़ेगा सर, रिस्टोर करने पड़ेंगे। रिस्टोर का मतलब वो होता है कि मैंने जो तुम्हें दिया था, मेरे से जो तुम्हें फायदा मिला एज इट इज वो मुझे दे दो, ये रिस्टोर है। इसलिए कंसीडरेशन नहीं लिख सकते वहां पे, वो अलग चीज होती है। बोलिए सर, यहां तक क्लियरिटी दिमाग में? लीजिए सर, कम्युनिकेशन ऑफ
रिसेशन। सर आप अपने मन में किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा, उस कैंसिलेशन का आपको कम्युनिकेशन करना, जैसे कम्युनिकेशन आपने ऑफर और पर उसका किया था ना एक्सेप्टेंस का, वैसी कम्युनिकेशन आपको रिसेशन का भी करना पड़ेगा। चलो ये क्या लिखा है सब, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर। अच्छा ऐसा हो कि शादी में मैंने बेटा हलवाई बुलाया, हलवाई अपना सारे इक्विपमेंट लेकर आ गया है, मुझे उसको जो भी मटेरियल था खाना बनाने का वो देना था, मैंने उसको दिया ही नहीं, मैंने उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड ही, क्या बेचारा परफॉर्म कर पाएगा? वही लिखा है सर यहां पर, इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोमिस, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू एस टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड। अब कल को मेरा हलवाई खाना ना बना पाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है सर, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी। यही लिखा है सर। लो साहब अगला क्या लिखा? सर कुछ केसेस हैं जिसमें डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कैसा सर? सबसे पहले तो डिस्चार्ज होता है सर, मुझे जो करना था, मेरी जो लीगल ऑब्लिगेशन थी वो मैंने परफॉर्म कर दी, जो तुम्हारी थी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डिस्चार्ज। दूसरा डिस्चार्ज बाय, दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा डिस्चार्ज बाय, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी में वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। चौथा जो रीजनेबल टाइम था वो लैप्स हो चुका है, टाइम बार्ड हो गई चीज। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे डेथ ऑफ प्रोमिसर हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ, जब ब्रीच हो जाता, ब्रीच मतलब एक किसी पार्टी ने परफॉर्म करने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है, ब्रीच हो गया है। प्रोमिसी में वेव अब भी बोला था, उसने वेव कर दिया है। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी, अब भी इन सारी चीजों में क्या होने वाला है? डिस्चार्ज होने वाला। मर्जर ऑफ राइट्स, मर्जर ऑफ राइट मतलब एक होता है इन्फीरियर राइट, एक होता है सुपीरियर राइट। मेरे पास अभी राइट टू यूज है, मैं इस बिल्डिंग को खरीद लूं तो क्या वापस से मुझे किराया देना पड़ेगा? सर मैं ओनर बन गया हूं, अब सुपीरियर राइट मर्ज हो जाएगा किसमें? इन्फीरियर राइट में। ये लिखा हुआ है। इति श्री देवा खंडे चतुर्थ अध्याय समाप्त।